हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका जो एग्जाम होने वाला है बिहार एसएससी फॉर सीजीएल का, और उसके लिए जो हम आप लोग के लिए बायोलॉजी क्लास लेकर आए थे, उसमें एक चैप्टर आपका पूरा हो चुका है कोशिका का। और आज ना ये दूसरा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया वो है प्रजनन तंत्र, और उसमें भी 2 क्लास आप लोग का मिल चुका है और आज इसका डे 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले ना एक बात बोलना चाहती हूँ। एक लड़का का बहुत कमेंट आ रहा था, यानी मतलब मैसेज कर रहा था बहुत, तो उसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। देखिए भैया जी, किसी भी लड़की को इतना कमेंट या मैसेज मत करो कि वो खुद को करीना और आपको कमीना समझे। इसीलिए थोड़ा कम ही मैसेज करो, और ना करो तो ही अच्छा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ये वृषण के बारे में। वृषण क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका कार्य क्या होता है, वो सब के बारे में ना हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसमें एक पॉइंट छूट गई थी जो मैं इस वीडियो में बता देना चाहती हूँ। उसमें इस टाइप की मैं आपको वृषण की स्ट्रक्चर बताई थी, इस टाइप की। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे टेस्टिकुलर लोब थे, और इस टेस्टिकुलर लोब में ना इस प्रकार की कुंडलित संरचना थी, जिसे हम लोगों ने क्या बोला था, सेमिनिफेरस नलिका। और ये प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में कितनी थी, इसके नंबर तो 2 से 3 थी। पिछला वीडियो में इसे पूरा डिटेल से हम लोगों ने पढ़ लिया था, और आज एक टॉपिक छूट गया था, उसी को पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा और यहाँ पे बता दे रही हूँ। इस प्रकार की ये जो कुंडलित संरचना होती है, इसे सेमिनिफेरस नलिका नाम दिए थे हम लोगों ने। इस सेमिनिफेरस नलिका के अंदर में ना एक सेल पाई जाती है जिसे बोलते हैं लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका। इसके अंदर एक लीडिंग सेल पाई जाती है, लीडिंग सेल पाई जाती है, जो पिछला वीडियो में छूट गया था, इसलिए हमने इस वीडियो में इसको बताने का काम कर रही हूँ। ये जो लीडिंग सेल होती है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह ना नर हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजिन, इसको हिंदी में भी एंड्रोजिन ही कहा जाता है। एंड्रोजिन और एक और टेस्टोस्टेरोन। ये जो लीडिंग सेल होती है, ये 2 प्रकार की हार्मोन्स का रिलीज करती है, यानी 2 प्रकार की हार्मोन्स रिलीज करेगी। पहला एंड्रोजन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। ये नर हार्मोन क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है, तो जो मेल में यानी विविधता पाई जाती है फीमेल से, यानी मेल में देखते हैं कि मूछ दाढ़ी आने लगता है, ये बॉडी जो होती है वो रुखड़ा रुखड़ा टाइप की हो जाती है, और ये मेल का वॉइस यानी पुरुषों का आवाज जो होता है, पुरुषों का जो आवाज होता है वो महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा कड़वाहट होती है उसमें, यानी फीमेल की आवाज जो होती है वो सुरीली होती है, पतली होती है। बट लड़कों का आवाज ना भारी होता है, कड़वा होता है, भारी होता है। वो किसके कारण होता है, तो नर में जो ये हार्मोन पाए जाते हैं एंड्रोजिन और टेस्टोस्टेरोन, इन सब का कार्य ही यही है कि पुरुषों को ना महिलाओं से अलग करती है। इसके आगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट था, वो पहला हम लोगों ने देखा वृषण, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, यानी प्राथमिक जनन अंग था। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने आज देखेंगे, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अधिवृषण। पहला क्या था, पहला था वृषण, दूसरा इसका पार्ट से अधिवृषण। अधिवृषण, ये जो अधिवृषण होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसका कार्य क्या होता है, उन सबको ना यहाँ पर आज पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग हम लोगों ने दिया अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस, इंग्लिश में इसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये जो अधिवृषण होती है, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन यानी स्थिति, स्थिति का अर्थ है पाया कहाँ जाता है, स्थिति। तो ये जो वृषण होती है, ये सॉरी अधिवृषण, वो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। प्रत्येक वृषण के ये पीछे स्थित होगी, पीछे। यानी इस प्रकार का हम लोगों ने क्या देखा था, इस प्रकार की वृषण थी, इस प्रकार की वृषण थी, और इस वृषण में ना ये प्रत्येक वृषण के पीछे इस प्रकार के स्ट्रक्चर होती है, यानी संरचना होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, तो अधिवृषण कहा जाता है। इस अधिवृषण का ना 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं। पहला कैपुट, दूसरा कॉर्पस और तीसरा कॉर्डा। तो यहाँ पे अधिवृषण के भाग या इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग। पहला कैपुट, दूसरा कॉर्पस और तीसरा कॉर्डा। पहला कैपुट, दूसरा कॉर्पस और तीसरा कॉर्डा। ये कैपुट जो होती है, ये अधिवृषण का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कलर चेंज करके यहाँ पे समझा देती हूँ। ये जो आपको भाग दिख रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक के भाग को कैपुट कहा जाता है, कैपुट। और यहाँ से यहाँ तक के भाग को कॉर्पस, और ये जो निचली भाग है, ये इसको कहा जाता है कॉर्डा। यानी अधिवृषण के कितने भाग होते हैं, तो अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। पहला कैपुट, दूसरा कॉर्पस और तीसरा कॉर्डा। ये इस अधिवृषण का कार्य क्या होता है, तो ये जो अधिवृषण होती है वो शुक्राणु यानी स्पर्म को शुक्र वाहिनी में जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। इसका मेन कार्य तो यही है। ये जो अधिवृषण होती है वो शुक्राणु को यानी स्पर्म को शुक्र वाहिनी में जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। यह ना शुक्राणु को 1 महीने तक संचित रखती है। इसे यहाँ पर पहले लिख देती हूँ, इसका कार्य क्या है। यह स्पर्म को यानी शुक्राणु को शुक्र वाहिनी में जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। दूसरा कार्य है, ये जो अधिवृषण होती है इसमें स्पर्म यानी शुक्राणु 1 महीनों तक संचित रहता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था वृषण का फॉर्मेशन यानी निर्माण कहाँ पे हुआ था, तो ये जो स्पर्म का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो ये जो वृषण है इसमें शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण हुआ था। इसके अंदर ऐसे कोशिकाएं थी, लीडिंग सेल, और ये सेमिनिफेरस नलिका, उसके अंदर में जो लीडिंग सेल थी एक स्पर्मेटोगोनियस सेल थी। तो स्पर्मेटोगोनियस सेल के द्वारा ही ना स्पर्म का निर्माण हो रहा था। तो स्पर्म निर्माण की क्रिया वृषण में हो गई थी। वृषण में स्पर्म निर्माण की क्रिया कहाँ पे हुई थी, तो वृषण में हो गई थी। इसके बाद यहाँ से स्पर्म निकलकर इस अधिवृषण में जाता है, और इस अधिवृषण में स्पर्म 1 महीनों तक रहता है, और स्पर्म मैच्योरेशन की क्रिया भी यहीं पे होती है। यानी स्पर्म परिपक्व पूरी तरह से कहाँ होता है, तो अधिवृषण में ही होता है। इसे यहाँ पे नोट कर देती हूँ। ये जो अधिवृषण होती है वो शुक्राणुओं को 1 महीना तक संचित 1 महीना तक
सॉरी, फिर से लिख देती हूँ। अधिवृषण का कार्य क्या है? यह शुक्राणुओं को, ये प्रॉब्लम मेरे साथ में ही क्यों होता है, शुक्राणुओं को 1 महीने तक संचित रखती है। क्योंकि यह 1 महीने तक संचित रखेगी तो स्पर्म को 1 महीने तक भोजन भी यही देगी। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपका दोस्त कोई लड़की लेकर भागा, ठीक है, और वो मतलब लड़की लेकर भागा और वो डायरेक्ट आप जहाँ पे रहते हो, मान लो आप बाहर में रहते हो कहीं पे, तो वो डायरेक्ट आपका रूम पर आ गया और वो बोला कि नहीं, हमें 1 महीने तक आप तुम्हारे पास ही रहना है। तो ये जो शुक्राणु को, मान लो ये आपका फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड है, और ये ना ये लड़की लेकर आया आपके रूम पर, और आप क्या हो, आप अधिवृषण हो। आप क्या हो? तो आप अधिवृषण हो। और ये जो आपका फ्रेंड है यानी शुक्राणु, ये बोला कि नहीं, हम 1 महीने तक तुम्हारे पास में ही रहेंगे। तो ये जो शुक्राणु है, ये आपके पास यानी आपका जो फ्रेंड है, अगर 1 महीने तक आपके रूम में रहेगा तो जाहिर सी बात है इसे 1 महीने तक खाना भी कौन देगा? तो आप ही देंगे। इसीलिए ये शुक्राणु जो होती है वो 1 महीने तक संचित रहती है। कहाँ रहती है? तो अधिवृषण में। क्योंकि यह संचित रहेगी तो 1 महीना तक खाना भी कौन देगा? तो आप ही देंगे, यानी अधिवृषण। आप क्या है? अधिवृषण। तो 1 महीने तक खाना आप ही देंगे, यानी शुक्राणु को 1 महीने तक खाना कौन देगी? तो अधिवृषण। 1 मंथ तक खाना भी कौन देगी? तो अधिवृषण ही देगी। अब अगर 1 मंथ तक अगर आप ये शुक्राणुओं को भोजन मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये जो स्पर्म होगी यानी शुक्राणु स्पर्म, ये मैच्योर यानी परिपक्व हो जाएगी। परिपक्व यानी अधिवृषण में ही ना स्पर्म मैच्योरेशन की क्रिया होती है, यानी स्पर्म जो होते हैं वो परिपक्व कहाँ होते हैं? तो इसी अधिवृषण में ना स्पर्म परिपक्व होते हैं। इसका एक मेन क्या बोले कार्य बताए थे, ये ना शुक्राणुओं को शुक्र वाहिनी में जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है शुक्र वाहिनी। तो अब यहाँ पर हेडिंग देते हैं शुक्र। दो पार्ट्स अभी तक खत्म हो चुके हैं, एक वृषण, दूसरा अधिवृषण, और तीसरा क्या है? तो शुक्र वाहिनी। तीसरा शुक्र वाहिनी। ये शुक्र वाहिनी क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, या पाई कहाँ पर जाती है, इसकी लोकेशन क्या है? तो इसे ना हम इस वीडियो में मतलब यहाँ पर इस टॉपिक में देखेंगे। ये जो शुक्र वाहिनी होती है, यह एक ऐसी नली होती है जो अधिवृषण के निचले भाग से निकलती है और मूत्राशय को फंदा बनाते हुए उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। यानी कहने का अर्थ है, ये रहा आपका वृषण। वृषण के पीछे क्या बताया था? अधिवृषण। ये रहा अधिवृषण, इसके 3 भाग, कैपुट, कॉर्पस और कॉर्डा। तो ये जो शुक्र वाहिनी होती है, हमने बताया था कि अधिवृषण जो होती है वो शुक्राणुओं को ये शुक्र वाहिनी में जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है, यानी ये रहा अधिवृषण और इसके नीचे इस टाइप की ये रही शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी कलर चेंज करके लिखते ज्यादा समझ में आया। ये यहाँ तक हो गया अधिवृषण। इसके नीचे ये जो पार्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसे क्या कहते हैं? तो इसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी कहा जाता है। ये जो शुक्र वाहिनी होती है
ये शुक्राणुओं को ना शुक्रवाहिनी का, ये शुक्रवाहिनी की पहले लोकेशन देख लेते हैं, पाई कहाँ पर जाती है। तो यह अधिवृषण के निचले भाग से निकलती है और मूत्राशय को फंदा बनाते हुए, यानी इस टाइप की एक फंदा टाइप की दिख रही है, यहाँ पर मूत्राशय पाया जाता है। तो ये जो शुक्रवाहिनी होती है वो मूत्राशय को फंदा बनाते हुए उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार यहाँ पे उदर गुहा है और इसमें ना ये प्रवेश कर जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है, 40 सेंटीमीटर। इसमें यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, ये जो शुक्रवाहिनी होती है वो अधिवृषण के निचले भाग से निकलती है, अधिवृषण के निचले भाग से निकलती है और मूत्राशय को फंदा बनाते हुए उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। इसमें ना एक तरंग की गति पाई जाती है। तरंग की गति कहने का अर्थात यह है कि शुक्राणुओं को आगे ढकेलने के लिए ना एक बल का यूज होता है यहाँ पर, जिसे तरंग की गति कहते हैं। तो यह ना इसमें तरंग की गति पाई जाती है, जिसके कारण शुक्राणु यहाँ से निकलने का कार्य करती है, यानी शुक्राणुओं को निकलने के लिए इसमें एक तरंग की गति पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंग की गति पाई जाती है, ये सब प्रॉब्लम पता नहीं क्यों मेरे साथ में ही बार बार होता है। इसमें तरंग की गति पाई जाती है, जिसके कारण यह स्पर्म ना आगे की ओर बढ़ती है। पता नहीं इसको हमसे क्या प्रॉब्लम है, जब हम पढ़ाने आते हैं तो बार बार यही होता है। शायद इसे हम ही से कोई प्रॉब्लम है। कोई नहीं, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए हम तो पढ़ाएंगे ही भाई। तो यहाँ पर जो होती है तरंग की गति पाई जाती है, जिसके कारण स्पर्म जो होती है, स्पर्म यानी शुक्राणु, वो आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है। एग्जाम में यहाँ से ना बहुत सवाल आते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह कौन सा पार्ट है जिसमें तरंग की गति पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी। इसमें तरंग की गति पाई जाती है, जिसके कारण स्पर्म जो होती है वो आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पर एक और टॉपिक पढ़ना है हमें, कास्टुरेशन। ये ऊपर में ही पढ़ना था लेकिन वहां पे मैं भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे बता देती हूँ। कास्टुरेशन नहीं तो इसके ऊपर में ही समझा देती हूँ। एक टॉपिक हमें पढ़नी थी कास्टुरेशन। इसे हिंदी में भी कास्टुरेशन ही कहा जाता है, कास्टुरेशन। यह ना ये टेस्टिस से रिलेटेड है, यानी ब्रेसन से रिलेटेड है। यह एक प्रक्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि जब ये हमें ऐसे देखा जाता है कि जब गांव में इसका पहले कार्य लिख देती हूँ। ये कास्टुरेशन में ना बैल को नियंत्रित करने के लिए, बैल को नियंत्रित करने के लिए उसके वृषण को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है और इसी को ही ना कास्टुरेशन कहते हैं। कभी कभी ये जो बैल लोग होता है, यानी वो
सॉरी, जो बैल होता है यानी सांड जिसे कहते हैं, वो ना जब गाय को बहुत ज्यादा परेशान करता है तो इस स्थिति में किया क्या जाता है कि उसके, ये रहा, यहाँ पे फिगर थोड़ा बता देती हूँ, फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। ये रहा, हमें तो फिगर भी नहीं बनाने आता है। चलो मान लो ये है आपका बैल, ये है बैल आपका। ये ना बहुत खुश है क्योंकि इसका ये जो यहाँ पर इसका क्या वाइब्रेशन पाया जाता है, इसमें ना इसका सीमेन को बहुत सा फॉर्मेशन होता है, यानी इसमें सीमेन बहुत अधिक मात्रा में इसके टेस्टिस में बनने लगती है। सीमेन 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 बोल, अच्छा इसका सिंग भी बना दो, ठीक है। ये रहा इसका सिंग, ऐसा ही होता है ना सिंग। तो इसमें मतलब इसका टेस्टिस में जब बहुत सारे सीमेन का फॉर्मेशन होने लगता है तो ये बहुत सारी गायों को परेशान करता है। ये रहा एक गाय, ये रहा दूसरा गाय, ये रहा इसका पूंछ, ये रहा इसका पूंछ। और 4 पैर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बैल होता है ना, इसका अगर ये सीमेन का फॉर्मेशन बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो यह ना बहुत सारे गायों को परेशान करता है, कभी इसके पास चला जाएगा, कभी इसके पास चला जाएगा। तो इस स्थिति में किया क्या जाता है कि इसके ये जो वृषण है इसको काट दिया जाता है और काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। और इसका ये मतलब ये काटने के बाद ये फालतू अंग नहीं होता है, इसका भी बहुत बहुत ज्यादा रोल है। ये जो कटा हुआ वृषण होता है इस बैल का यानी सांड का, उसमें से ना सीमेन को निकाल लिया जाता है डॉक्टर के थ्रू, और उस सीमेन को ना संचित करके रखा जाता है, क्योंकि जब अगर गाय को प्रेग्नेंट करना होता है तो जो डॉक्टर के माध्यम से उसके गर्भाशय में जो लिक्विड डाला जाता है वही सीमेन होता है, जो निकाला कहाँ पे जाता है, उसे मतलब देहात भाषा में सिम भी बोला जाता है, लेकिन वो गलत बोला जाता है, उसे रियल में सीमेन बोला जाता है। तो ये निकाला भी जाता है इस बैल के टेस्टिस से ही। तो कास्टोरेशन क्या होता है ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए जहाँ पे पढ़ रहे थे वहीं पे, हम लोगों ने देखा था शुक्रवाहिनी, यानी इसका कार्य भी देख लिया था, इसका लोकेशन भी देख लिया था, और इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात पड़ी थी, तरंग की गति, यानी इसमें तरंग की गति पाई जा रही थी। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्खलन नली। स्खलन, ये कितना पार्ट्स हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? चौथा 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 है स्खलन नली। स्खलन नली ये क्या होती है? ये बहुत छोटी सी नली होती है, इसकी लंबाई ना 2 सेंटीमीटर बस होती है। ये स्खलन नली का निर्माण कब होगा? तो जब शुक्र वाहिनी के साथ, यानी इसके ऊपर में जो टॉपिक पढ़े थे शुक्र वाहिनी, तो जब शुक्र वाहिनी के साथ ना शुक्राशय की नली मिलेगी तब किसका निर्माण होगा? तो स्खलन नली का निर्माण होगा। शुक्र वाहिनी के साथ, शुक्र वाहिनी के साथ कौन सी नली मिलेगी? तो शुक्राशय की नली, शुक्राशय की नली मिलेगी तब किसका निर्माण होगा? स्खलन नली का, स्खलन नली का निर्माण होगा। फिगर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे शुक्र वाहिनी है, जब शुक्र वाहिनी के साथ, इस शुक्र वाहिनी के साथ जब शुक्राशय की नली मिलेगी, इस टाइप की 2 शुक्राशय होती है, जब इसकी नली इससे इस प्रकार मिलेगी तब किसका निर्माण होगा? तो ये रहा स्खलन नली। स्खलन
तो जब यहाँ पर हम लोगों ने देखा शुक्र वाहिनी के साथ, ये रहा दोनों शुक्राशय। शुक्राशय जो होता है वो पैर में पाया जाता है, इसको आगे पढ़ना है। शुक्राशय ये जो जोड़ा में पाया जाता है, एक ये और एक के, एक जोड़ा पाया जाता है शुक्राशय। तो जब शुक्र वाहिनी के साथ किसकी नली मिलेगी? शुक्राशय की नली मिलेगी, तब निर्माण किसका होगा? तो स्खलन नली का निर्माण होगा। इसकी लंबाई ना बहुत बहुत छोटी होती है, 1 सेंटीमीटर बस। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। ये जो सॉरी इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है जी। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 2 सेंटीमीटर होती है। और ये बहुत ही छोटी संरचना होती है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो ये होगा भी कैसा? तो 2 सेंटीमीटर ही होगा। इसका नेक्स्ट एक शुक्राशय यहाँ पर पढ़ना है। शुक्राशय ये शुक्राशय क्या है? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये जो शुक्राशय होती है वो पैर में यानी जोड़े में पाई जाती है। और ये पाई कहाँ पे जाती है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पुरस्थ ग्रंथि के ऊपर में। सबसे पहला बात, इसमें यह जोड़े में पाई जाती है, जोड़े में पाई जाती है। और पुरस्थ ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, पुरस्थ ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये कितना पार्ट्स खत्म हो गया? 4 पार्ट्स खत्म हो गया। 5वां पार्ट है पुरस्थ ग्रंथि के नीचे जो होता है वो यूरेथ्रा, उसमें ही ये पुरस्थ ग्रंथि पाई जाती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है यूरेथ्रा। 5वां पार्ट यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा क्या होती है? इसका कार्य क्या होता है? या इस हिंदी में भी इसे यूरेथ्रा ही कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसके पार्ट्स कितने होते हैं ये यहाँ पर पढ़ना है। और पहले तो देखेंगे यूरेथ्रा होता क्या है। तो जब स्खलन नली के साथ स्खलन नली के साथ मूत्राशय की नली मिलेगी, यानी मूत्र वाहिनी मिलेगी तब किसका निर्माण होगा? तो यूरेथ्रा का निर्माण होगा। मिलेगी तब यूरेथ्रा का निर्माण होगा। हिंदी में भी इसे यूरेथ्रा ही कहा जाता है, यूरेथ्रा। तो जब स्खलन नली के साथ किसका ये कौन मिलेगी? तो मूत्र वाहिनी मिलेगी। और इससे मिलने से किसका निर्माण होगा? तो यूरेथ्रा का निर्माण होगा। ये यूरेथ्रा ना 3 प्रकार की पाई जाती है, यानी इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा या पुरस्थ यूरेथ्रा। इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो इसकी लंबाई ना ये 1 से 2 सेंटीमीटर होती है, बहुत छोटी होती है पुरस्थ यूरेथ्रा। और ये पुरस्थ यूरेथ्रा ना प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में प्रेजेंट होती है। तो इसकी लंबाई 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। पहला पुरस्थ यूरेथ्रा, दूसरा पेशीय यूरेथ्रा। इसकी लंबाई बहुत छोटी पाई जाती है, 1 सेंटीमीटर बस पाई जाती है, 1 सेंटीमीटर। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना सबसे छोटी पार्ट्स यही है, पेशीय यूरेथ्रा, क्योंकि इसकी लंबाई से ही देखा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर है, तो ये होगी भी बहुत छोटी होगी। तीसरा जो यूरेथ्रा का पार्ट है वो है पेशीय यूरेथ्रा, ये पेनाइल यूरेथ्रा या सीशन यूरेथ्रा। तीसरा सीशन
शीर्षण यूरेथ्रा, यानी इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए, इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर, 12 से 14 सेंटीमीटर या 12 से 14 सेंटीमीटर या 6 से 7 इंच बोला जा सकता है, 6 से 7 इंच। इसे अगर फिगर के माध्यम से समझना चाहे तो इसकी फिगर इस प्रकार हो सकती है। फिगर नहीं देखते हैं जी, बहुत टाइम लगेगा, चलो देख ही लेते हैं। यहाँ पर हो गई पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि, और पुरस्थ ग्रंथि के अंदर ही पुरस्थ यूरेथ्रा, यहाँ से यहाँ जो पार्ट्स है वो पुरस्थ यूरेथ्रा। ये बहुत छोटी पार्ट्स होती है जिसे पेशीय यूरेथ्रा कहा जाता है, पेशीय यूरेथ्रा, इसे पुरस्थ यूरेथ्रा। और ये पाई कहाँ पर जाती है, तो पुरस्थ ग्रंथि के अंदर में पुरस्थ यूरेथ्रा कहा जाता है, और दूसरा पेशीय यूरेथ्रा और तीसरा पेनाइल यूरेथ्रा, इसे शीशन यूरेथ्रा भी कहा जाता है, शीशन यूरेथ्रा। फिर वही प्रॉब्लम, यूरेथ्रा। अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 4-5 पार्ट को पढ़ लिए हैं। इसका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो है शीशन या पेनिस, और सबसे लास्ट पार्ट है, और ये बाहर से दिखाई भी देती है, तो इसे भी आज समाप्ति कर देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये लास्ट पार्ट है, यानी 7वां पार्ट, शीशन, या इसी को पेनिस कहा जाता है, इंग्लिश में पेनिस। शीशन यानी पेनिस कहा जाता है, और इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, तो ये मेल के, ये रहा मेल, वीडियो लंबा हो गया है इसीलिए आज के लिए थैंक यू। ये इसको ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोमांचक टॉपिक है, इसलिए इसे मिस ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट में लाल दिल भेजें, और थैंक यू।